हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं जीरो से शुरुआत कैसे करूं, या फिर आपने इससे पहले एक या दो अटेम्प्ट दिए हैं, किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उन कारण पे काम कर लूं या फिर मैं कुछ ऐसा उसमें ऐड कर लूं जिससे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और मुझे इस बार सिलेक्शन मिल सके, तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम नई शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों पर काम कर सकते हैं, कहां पर इम्प्रूव करने की जरूरत है और कौन कौन से वो बिंदु है जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। तो यदि आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपने एक से दो अटेम्प्ट दिए हैं, फिर भी ये सभी बिंदु आपकी तैयारी में ऐड होने चाहिए कि हम कर रहे हैं इस बार सिलेक्शन की तैयारी। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास वक्त है, 2027 में ही हमें एग्जाम देखने को मिलेगी। तो अभी ये 6 महीने अगर हम एक टारगेट लेकर पढ़ाई करते हैं कि 3-3 महीनों का अगर हम एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं कि हाँ, मेरे पास 2026 जो है, जिसकी जुलाई चल रही है, अगर मैं इस जुलाई मंथ से अपने टारगेट को तय करूं, आज 15 जुलाई से अगर मैं अपने टारगेट को लेती हूं, तो ये 6 महीने मुझे किस तरीके से सफलता दिलाएंगे, कैसे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, कैसे मैं 3-3 महीनों के टारगेट से अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं, कौन सी बुक लिस्ट हो, साथ ही साथ कैसा टाइम टेबल मुझे बनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो पहली प्रायोरिटी आती है कि उस एग्जाम को हमें क्या देना होगा, टाइम देना होगा। और टाइम में भी हमें कंसिस्टेंसी दिखानी होगी कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं लगातार तैयारी करने के लिए तैयार हूँ, मुझ में धैर्य है, मुझ में मेहनत करने की हिम्मत है। तो किसी भी टारगेट को फिक्स करने से पहले आप तय कर लें कि मुझे जब तक एग्जाम नहीं हो जाती एक रेगुलर रूटीन के साथ पढ़ना है और एक रेगुलर पथवे पर मुझे चलना ही होगा कि हाँ, ये एक मैंने रोड मैप बना लिया है, रोज इस समय मुझे उठ ही जाना है, इस तरीके से एक टाइम टेबल फॉलो करना है और मैक्सिमम जो घंटे हैं मुझे पढ़ने के लिए निकालने हैं और उसे खर्च करना है। देखिए, इसमें हम जानते हैं कि अगर हम मात्र 2026 की बात करें जिसमें हम सिलेबस भी कर पाए और रिवीजन भी कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि हम जुलाई से लेकर सितंबर तक के समय को, कि जुलाई जो है वहां से लेकर सितंबर तक का जो समय है, इन पूरे 2.5-3 महीनों में हम पूरे तरीके से अपने सिलेबस का वो हिस्सा कवर कर ले जो हमें टफ लगता है, जो सब्जेक्ट हमें टफ लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हमें 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट है और जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्या होता है, आपका जनरल पेपर होता है। उसमें हमें मिनिमम हम 10 सब्जेक्ट यहाँ पर देते हैं। तो अब 10 सब्जेक्ट्स में से जैसे हम बात करें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साथ ही साथ साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, बहुत कुछ हमें यहाँ पढ़ना होता है। तो इन 10 सब्जेक्ट्स में से हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हो और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पसंद ना आते हो या फिर उनमें मन कम लगता हो, जैसे मैथ, इंग्लिश, साथ ही साथ रीजनिंग हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, या फिर साइकोलॉजी आपको समझना है, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको लगता है कि ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, या इस पे मैं काम ना करूं और जो मेरे प्लस पॉइंट्स हैं मैं उन पर काम करूं और सिलेक्शन ले लूं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो आरपीएससी का पैटर्न है उसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हमें हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी होती है, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से समझना होता है। तो कैसे हम इन 10 सब्जेक्ट को लेकर चले, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में अपने द्वारा टफ सब्जेक्ट्स को भी टाइम देते हैं तो हम बाद में उनका अच्छा खासा रिवीजन करते हुए उन्हें भी अपनी चॉइस वाले सब्जेक्ट्स में शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको मैथ पसंद नहीं है, आपको इंग्लिश पसंद नहीं है, साथ में हो सकता है रीजनिंग भी कम आए, तो हम इन 3 सब्जेक्ट्स को, साथ ही आपका इंटरेस्ट हो सकता है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और पॉलिटी में, अब हम इन 3
सब्जेक्ट्स को जो कि पसंद है और 3 सब्जेक्ट जो कि नापसंद है, इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर हम 2.5 महीने, जैसे जुलाई के भी 15 दिन बचे हैं, अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, तो इन 2.5 महीनों में अगर हम टारगेट से सेट करें कि मुझे ये 6 सब्जेक्ट पूरे करने हैं, और 6 सब्जेक्ट को आप सोचेंगे कि कैसे होगा, जब तक आप सिलेबस को एक बार नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, तो हमेशा मन में यही रहेगा अभी तो सब्जेक्ट ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मैं कब करूंगी, कब रिवीजन होगा, कब प्रैक्टिस होगी। तो एक बार आपको खींचतान करते हुए, मतलब अपने आप को झोंकते हुए, अपना समय उसे देते हुए हमें ये सब कुछ पूरा करना होगा, ताकि हम अपने आप को संतुष्टि दे सकें कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया, इसका मतलब मैं इस दौड़ में हूँ, मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, मैं रिवीजन कर सकती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, साथ ही हमें उतना ही अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उसके जस्ट बाद में प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी होगी। तो अगर आप भी प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, आप भी रिवीजन करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये वाला टारगेट तो हमें लेकर चलना होगा कि सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि हम बहुत कुछ और इसमें ऐड कर सकें। यहीं पर हो सकता है आप लोगों ने पहले गलती की हो, आपने सिलेबस पूरा नहीं किया हो वक्त पर, आप रिविजन ना कर पाए हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की, और वहीं पर कमियां जो होती हैं वो हमें परेशान करती रहती है। तो आप भी बस ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हमें पहले 3-3 सब्जेक्ट्स के टारगेट्स बनाने हैं। मैंने ये 6 सब्जेक्ट आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप खुद तय कर सके कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अब आप कहेंगे कि मैम इस फर्स्ट पेपर के हम कितने सब्जेक्ट लेकर चले, तो आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए, एक पसंद और एक थोड़ा कम पसंद का, कि हाँ पहले मैं हिस्ट्री और मैथ ले रही हूँ, हिस्ट्री मुझे पसंद है और मैथ मुझे कम पसंद है। अब पूरे दिन में आपको ज्यादातर समय आप किसके साथ बिताते हैं? मैथ के साथ, ठीक है। जब भी मैथ से बोर होते हैं आप किसे पढ़ेंगे? हिस्ट्री को। और इस तालमेल से क्या होगा, दोनों आपको आने लगेंगे। मैथ अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो केवल वो हिस्सा तो कर ही सकते हैं जिससे कि आपके यहाँ पर मैथ के 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सही हो जाए। और हिस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री की प्रायोरिटी बहुत अधिक है। हिस्ट्री के हमें 15 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं, कभी कम हो जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 12 से नीचे कभी देखने को नहीं मिले। 12 क्वेश्चंस तो हमें यहाँ मिलते ही मिलते हैं। अब बात करते हैं, हमने ये तय कर लिया कि इन 2.5 महीनों में क्या करना है। हमने ये देख लिया कि हमें 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं जो कि अपने आप में फर्स्ट ग्रेड के पूरे सिलेबस को लेकर बैठे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। यहाँ पर अगर हम इनके क्वेश्चन पैटर्न को डिवाइड कर दें तो हिस्ट्री के लिए हम मानकर चलेंगे कि 15 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, साथ ही साथ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी, इनके हमें 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसी के साथ पॉलिटी जो रहता है इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के भी 5 हैं, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है। ज्योग्राफी के 8 से 9 क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो हमारे पास साइकोलॉजी है उसके 4 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट जो है उसके 6 क्वेश्चन मिलते हैं। कुल मिलाकर करंट अफेयर वगैरह सब कुछ करते हुए हमें 75 क्वेश्चंस मिलते हैं फर्स्ट पेपर में। तो अब 75 क्वेश्चंस में से आप ये मानकर चलें कि आपको 40% लाना अनिवार्य है। तो अब आप सोचेंगे कि ना मैं तो 40% के अनुसार ही तैयारी करूं, मैं केवल और केवल वो स्कोरिंग सब्जेक्ट उठा लूं जहां से बस तैयारी हो गई और मेरे फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर अभी से इस तरीके का मापदंड लेकर चलेंगे तो आगे चलकर वो 40% की तैयारी कहां तक पहुंचेगी? 30% तक, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इस बार कोशिश ये करनी है कि 75% जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले, 75 क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले हैं उसमें से मेरा टारगेट रहे कि 60 मुझे सही करने हैं। 60 का टारगेट जब मैं लेकर चलूं तब जाकर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स इसमें बनेंगे और मैं अपना अच्छा स्कोर कर पाऊंगी। तो मैंने आपको समझा दिया है कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें 10 सब्जेक्ट आपको देखने हैं। 10 में से जो क्वेश्चन पैटर्न है वो फिक्स ही रहता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ। यहाँ पर हमें इनके 5-5 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के 15 हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी यहाँ पर 4 क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ जो एजुकेशन मैनेजमेंट है
उसके 6 क्वेश्चंस, तो करंट अफेयर्स पॉलिटी के जो है वो 5 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर के हमें 10 के समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ पर ज्योग्राफी होता है उसके भी हमें काफी अच्छी संख्या में, मतलब 8 से लेकर 9 तक या फिर 6-7 क्वेश्चंस तो जरूर मिल जाते हैं ज्योग्राफी के। कुल मिलाकर ये 75 क्वेश्चन का टारगेट रहता है जो कि हमें क्रॉस करना होता है। इसे पास करने पर ही आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल माने जाओगे। कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में भी 40% अनिवार्य है और सेकंड पेपर में भी अनिवार्य है, लेकिन फर्स्ट पेपर जब क्लियर ही नहीं होगा तो कैसे आप सेकंड पेपर को क्लियर कर पाओगे, चाहे आप उसमें कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो हमें हमारी कमियों पर काम करना है कि हमें पहले फर्स्ट पेपर पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, उसे पूरा फोकस के साथ तैयार करना है। उसके बाद ही हम ये सोचकर चलें कि हमारा सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये अगर आप ये 3 महीने अपने सब्जेक्ट के बजाय इन दोनों को दे देते हैं, अपनी बारीकी से काम कर लेते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट, कि हाँ मैं इन दोनों को बहुत प्रायोरिटी से पढूं, साथ ही साथ मुझे 1 से 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को भी रोज देने हैं। निकाल सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी समय जरूर निकालें। फिर जब हम सितंबर से बात करेंगे दिसंबर तक की, वहां पर आप पाएंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास पूरा समय है। त्योहारों का भी मौसम रहता है, थोड़ा थोड़ा आपका समय वहां खर्च हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी मानकर चलें कि आपके पास क्या रहेंगे, 2.5 महीने के समथिंग का समय रहेगा, कि हमारे पास 2.5 महीने उस समय भी होंगे। तो 2.5 महीने का टारगेट ये रखो कि जो सब्जेक्ट बच गए, जैसे यहाँ पर रीजनिंग बचा है, साथ ही साथ हिंदी भी बचा है, साइकोलॉजी है और एजुकेशन मैनेजमेंट है, आप उन्हें वक्त दें। साथ ही साथ अगर आप इन पुराने वालों को रिवाइज कर लेते हैं तो भी आप ये मानकर चलिए आपका फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस हो जाएगा। साथ ही साथ आप सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा समय यहाँ पर दे रहे थे तो सब्जेक्ट का भी काफी बड़ा पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 महीने में हम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है विथ रिविजन। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उस दिन तो जो रिवाइज होता है सो होता ही है, नेक्स्ट डे भी हम उसे रिवाइज करते हैं। और रिवाइजेशन हमें करना इसलिए रिक्वायर्ड हो जाता है कि हम उसमें जो भी कमियां हैं उसे दूर कर सके, हमें क्या याद हुआ है और क्या याद नहीं हुआ इस बात को समझ सके। और एक और पॉइंट जो हमारा यहाँ पर ये आता है कि मैम जब एग्जाम 2027 में आने वाली है तो बचे हुए समय में हम और क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है इसे बारीकी से रिवाइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें मैटर कम है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करके देखा है, प्रैक्टिस करके देखने पर आपको ये लगा कि नहीं मेरे क्वेश्चन इस टॉपिक के नहीं बने, बहुत से क्वेश्चन छूट गए, तो उसके अनुसार उसमें थ्योरी ऐड करनी आपको पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। मतलब हम और ज्यादा काम कर पाएंगे जब हम एक बार सिलेबस कर लेते हैं। तो अपने आप को ये पूरा एक बार टाइम टेबल देकर देखिए कि मुझे 6 महीने में पूरा सिलेबस करना है। तो इस प्रकार आप अपने आप को 6 महीने का, 3 महीने का चैलेंज टुकड़ों में देकर देख सकते हैं कि 6 महीने का 2026 में मुझे सब कुछ कंप्लीट करके 2027 में कदम रखना है। 26 का जो ये 6 महीने हैं इनमें आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 3-3 महीने लेकर के चलना है। और अब ये सब कुछ तो चलो हमने सोच लिया, लेकिन समय मैनेज कैसे होगा ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आखिर हम समय को मैनेज कैसे करेंगे। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं समय को कैसे मैनेज करती हूँ। समय को मैनेज करने के लिए आपको कई चीजें जो है बैलेंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे के समथिंग उठें या फिर सुबह का जो समय है उसे पढ़ाई के लिए निकालें। जैसे आप सुबह 4 बजे उठे हैं तो 4 से 6 तक का एक शेड्यूल पूरा कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ें, बिना फोन के पढ़ें, बिना किसी क्लास के पढ़ें। मतलब अपनी ही जरूरत हो, बुक हो और आप हो, और एक बैठ करके जब उसमें मग्न होके हम तैयारी करते हैं वो वाला काम आपको करना है कि ना फोन से कोई क्लास लेनी है, ना कोई प्रैक्टिस करनी है, ना कुछ और। बस जो है सो है, हमें बस बुक से पढ़ना है, उस नोट से पढ़ना है जो मैंने बनाए हैं। आप ये 2 घंटे अगर बुक्स के साथ बिताते हैं, अपने सब्जेक्ट को देते हैं, आप यहाँ पर अगर अपने दैनिक कार्यों में अपने रिलेट जो भी काम आप करते हैं कि हाँ मुझे कोई काम हुआ, मुझे चाय बना के आनी है किसी के लिए, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी काम आपने किया तो भी आप यहाँ पर
1.5 घंटे की पढ़ाई ज़रूर निकाल लेंगी और इस 1.5 घंटे की पढ़ाई में आप पाएंगे कि माइंड भी फ्रेश है, आपको लग भी रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा है, इसका मतलब पूरे दिन मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अब आपको कोशिश करनी चाहिए, देखिए अलग अलग वक्त पर टाइम टेबल ज़रूर चेंज होगा आपका, कि सर्दियों में कुछ अलग है और गर्मियों में कुछ अलग है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो आप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कोशिश करें कि आपके सभी काम हो जाए। अगर 10 बजे तक भी ना हो तो आप कोशिश करें कि 11 बजे तक हो जाए। उसके बाद का जो समय है आप उसे अपनी पढ़ाई पे खर्च करें। ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही समय आपको मिल जाए, पूरे समय में से आपके कई डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होंगे और आप मानकर चलें कि पूरे दिन में आप 4 घंटे भी अगर खींच के निकाल लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही कुछ आपको रात को भी करना है कि रात को भी और शाम को भी कुल मिलाकर अगर हम 4 घंटे वहां से निकाल लें कि 4 घंटे का जो समय है वो रात को सोने से पहले में और साथ ही साथ दोपहर जो शाम का समय होता है ना उसमें से निकाल लें, तो हम टोटली जो यहाँ घंटे काउंट कर पा रहे हैं वो 9 से ऊपर है। लेकिन ये इतना पॉसिबल होता नहीं है। ये जो 4 घंटे मैंने शाम और रात के बताए हैं, यहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा मतलब 3 घंटे ही निकाल पाती हैं। और इनमें भी ढेरों काम अगर आपको मिल जाए तो आप कभी कभी 2 घंटे ही निकाल पाती हैं। तो हम यहाँ पर पाएंगे कि हम अगर खींचतान करके ये जो समय डिसाइड कर रहे हैं उसमें से 9 के बजाय यदि हम 6 भी ले पाए, अगर 6 घंटे भी पूरे दिन में ले पाए और उसमें फोकस से पढ़ाई कर पाए, फोकस से अपना समर्पण दे पाए, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने फोन में ढेरों क्लासेस सर्च करने में या फिर बेवजह की बात को सर्च करने में समय नहीं दिया और अपना ज्यादातर वक्त अपनी बुक्स नोट्स के साथ बिताया। हाँ, ये अलग बात होगी कि कोई टॉपिक समझ में ना आने पर आप उसकी क्लास ले रहे हैं, तो वो वाला काम भी आपने किया। और क्लासों के लिए मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप वो वक्त चुने जब आप किचन वगैरह में बिजी हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप इजीली क्लास को अटेंड कर सके। आप कहेंगे कि मैम नोट्स कैसे बनेंगे? नोट्स के एक साथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो सेव होती रहेंगी। फिर आप जब भी फ्री होती हैं, जब भी पढ़ने बैठती हैं, आप स्क्रीनशॉट जो आपने लिए थे उन्हें एक बार फिर से रिकॉलिंग भी होगी कि बहुत अच्छे से मेरा टॉपिक रिकॉल हो गया, मुझे वापस से आ गया। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट होंगे नहीं क्योंकि बहुत कुछ जो होगा वो बुक में ऑलरेडी होगा, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगते हैं आप उसी बुक में या फिर उसके साथ कोई चिट लगाकर या फिर आपने जो कॉपी बनाई है उसमें लिख सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने लिए समय निकाल रहे हैं। देखिए परिस्थितियां देखिए परिस्थितियां जो होती हैं वो हर किसी की खराब होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से हमें अपने आप को परेशान करना है या नहीं करना ये हम पे डिपेंड करता है। माना आपके हालात आपके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर पूरे मन से कुछ चाहती हैं, अपनी परिस्थितियों को इग्नोर करती हैं कि ये तभी बदलेगी जब मैं अपनी किस्मत बदलूं, अपने लिए कुछ करूं, तो आपको ये तय करना होगा कि अगर मैंने लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए मैं मेहनत करूं, उसके लिए लगातार आगे बढ़ूं और उसके लिए मैं जितना कर सकूं उतना जरूर करूं। तो आप वक्त जरूर निकालेंगी, आप पूरी मेहनत के साथ एक समर्पण जरूर देंगी, और जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि ये वाला हिस्सा मेरे लिए जरूरी है आप वो काम जरूर करेंगी। हम बुक लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास जो भी बुक्स है आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे पास इस सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है तो अभी आप उसके लिए यूट्यूब वगैरह से क्लासेस ले सकते हैं, अपने लिए बेस्ट नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। और फिर भी बुक्स लाने की आपको थोड़ा जल्दी हो रहा है कि मुझे बुक्स ले आनी चाहिए, तो सिलेबस कंप्लीटली वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम बुक लिस्ट के ऊपर कल एक वीडियो और देख लेंगे कि हाँ फर्स्ट ग्रेड की ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको लानी चाहिए। ऑल द